बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। महाराष्ट्र के एमआईएम के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब ने जो है कल एक ट्वीट किया था कि महाराष्ट्र में जो है पार्टी जो है पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई थी, जिसके बाद जो है मुमरा कलवा विधानसभा में जो है अलग अलग आलोचना हो रही थी कि आखिर सैफ पठान को जो है कौन सी पद दी जाएगी। ये भी कहा जा रहा था क्या मुमरा कलवा विधानसभा से जो है सैफ पठान को जो है हटा दिया जाएगा, लेकिन किसको क्या पता था कि आखिर मेहनत जो है इस तरीके से रंग लाएगी। कहावत है कि अगर आप मेहनत करो तो फल जो है ऊपर से अल्लाह ताला देता है। लेकिन आज एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है ट्वीट किया है, और ट्वीट पे जो है साफ तौर पे लिखा गया है कि सैफ पठान को जो है महाराष्ट्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी का एक पद दी गई है, और उसमें जो है साफ तौर पे मुमरा ब्रैकेट में लिखा गया। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सैफ पठान साहब, हमसे जानकारी ले गए। सैफ भाई, आलोचना की जा रही थी कि अलग अलग तरीके से क्या सैफ भाई को जो है मुमरा कलवा विधानसभा से जो हटा दिया जाएगा, अब सैफ पठान का करियर जो है खतरे में है, तरह तरह की बातें की जाती। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है खुद ट्विटर पे ट्वीट किया है और आपको जो इतनी बड़ी पद से जो है नवाजा है। हमारी टीम उसकी मुबारकबाद आपको देती है, क्या कहना चाहोगे? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नफीस भाई, देखिए ये अभी इलेक्शन हाल ही में हुए हैं और अभी वापस से इलेक्शन है, आने वाले 2 से 3 माह के अंदर वापस से कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर। तो उसके चलते पार्टी ने भी इम्तियाज जलील साहब ने, जैसा आपने कहा कि महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है, उन्होंने कल एक ट्वीट करके आने जो पार्टी पूरे महाराष्ट्र की बॉडी थी वो डिसॉल्व कर दी। अब ठीक है, कुछ मेरे चाहने वाले होंगे जो इस तरीके की आलोचना कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पूरा यकीन था कि मैंने हमेशा पार्टी के साथ ईमानदारी से काम किया है और पार्टी भी इस बारे में जानती है और मुझे कुछ अच्छा ही होगा। और अभी देखिए मेरी आज जैसा आप बता रहे कि असद साहब का जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने मुझे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी है, यानी बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मुझे बहुत बड़ी इज्जत दी गई है उनकी तरफ से। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वो तो इज्जो मंदशा, वो तो जिल्लो मंदशा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मंसूबेबाजी करने वाले लोग यानी बस करते रहेंगे, उनसे कोई फायदा नहीं। हम अपने पाथ पे हम क्लियर है, हम हमारे शहर के लिए लड़ते हैं, हम हमारी जमात के लिए काम करते हैं, हमको उसका सीधा मिल रहा है। सैफ भाई, अक्सर कहा जाता है कि एमआईएम जो है सिर्फ एक जातीय पार्टी है, सिर्फ मुस्लिम को ही हमेशा समर्थन है, मुस्लिम की पार्टी से तमाम आरोप लगते हैं हमेशा एमआईएम पे। आज आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी गई है, आप मुमरा कलवा विधानसभा में आपने लड़े हो, ये सारी चीजें सबकी आंखों के सामने है, लेकिन महाराष्ट्र लेवल पे ये कैसे साबित आप करोगे क्या एमआईएम जो है सिर्फ मुस्लिम समर्थन पार्टी नहीं है? देखिए, ये नेशनल लेवल पे सब जानते हैं कि मुस्लिम समर्थन पार्टी नहीं है। आपने देखा होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा मजलूमों के लिए आवाज उठाई है। अब मजलूम तो हर कास्ट के हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर असेंबली के अंदर, तेलंगाना के असेंबली के अंदर रक्षाबंधन की छुट्टी का डिमांड करते हैं हमारे हिंदू भाइयों के लिए। आपने देखा होगा कि इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के अंदर कितने बड़े स्कैम के खिलाफ हिंदू भाइयों के साथ बैठ करके उनकी हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये इल्जाम लगाने वाले बस ये हमारे जो लोगों को वर्गाना चाहते हैं, जो फिरका परस्त सोच रखते हैं, वो लोग इस तरीके के इल्जाम लगाते ताकि हमारा एमआईएम का वोट बैंक नहीं बढ़े। कहीं ना कहीं इसको यानी कम्युनल साबित करके वो वोट बैंक रोकना चाहते, लेकिन आवाम अभी सब जानती है, आवाम समझती है कि कौन उनकी हक की बात कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इंशाअल्लाह। और जैसे आपने कहा महाराष्ट्र के अंदर तो बेशक मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं पूरे महाराष्ट्र में इंशाअल्लाह जैसा पार्टी का इंस्ट्रक्शन होगा वैसे जा करके लोगों को समझाऊंगा और पार्टी का जनादर बढ़ाऊंगा। सर, अक्सर देखा गया है क्या पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में जिस तरह से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, तरह तरह के विवाद पैदा हो रहे हैं, खुदो अभियान चालू है, मस्जिदों में मंदिर ढूंढने का अभियान चालू है, तमाम चीजें जो है देश भर के सामने है, लेकिन मुस्लिम समर्थन जो है, मुस्लिम पार्टी जो है एक तरफा एक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आई। तो आखिर क्या ऐसी वजह है? क्या सेक्युलर का ताज जो है हमेशा मुस्लिम पे थोपा जाता है, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम समाज जो है इकट्ठा नहीं हो रहा सब चीज देखने के बावजूद? देखिए, इस पे हम लोगों को काम करना होगा, इस पे बेशक मुझे, आपको, सब कुछ सब समझदार लोगों को काम करना होगा। किस तरीके से पिछले 50 सालों के अंदर हम लोगों को सेकुलरिज्म के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या सेकुलरिज्म का ठेका से यानी मुसलमानों ने लिया है? आप गैरों के एरिया में जाओ, वो सेकुलरिज्म की बात नहीं करते, वो अपनी लीडरशिप की बात करते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो सेकुलरिज्म के नाम से वोट करेंगे। वो सिर्फ एक ही बात पे वोट करेंगे कि हमारी क्यादत होना चाहिए, हमारे लोग होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भी अभी समझना पड़ेगा कि सेकुलरिज्म करके हम हमारे कहाँ जा रहे हो। सेकुलरिज्म को बेनिफिट क्या हो रहा है? हमारे नंबर्स बढ़े कि आज तक सेकुलरिज्म करने के बाद उल्टा हमारे नंबर्स तो घटते चले गए। और जिन लोगों को हमने सेकुलरिज्म के नाम पे चिन के लिए आज वो कहाँ है, वो जा करके यानी एक अभी आप महाराष्ट्र का देखिए, जो एक्स सीएम है महाराष्ट्र के, जो उदय ठाकरे, उन लोगों को देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हम घर घर तक हिंदुत्व फैलाएंगे, इनके लिए सेकुलरिज्म बचा देता हमारे ऑलमा लोग।
इनके लिए वोट की अपील कर रहे थे। आज वो बोल रहे कि हम 10 एक नहीं, अल्लाह माफ करे बोलना नहीं चाहिए, 100 बाबरी हम शहीद करेंगे, खोल के बोले। तो फिर ये सेकुलरिज्म से आप क्या हमारे लोगों को बचा पाओगे इस तरीके से? ये अभी सेकुलरिज्म का ये जो राग अलापना, हमारे जिम्मेदारों को छोड़ना पड़ेगा, उनको अभी फैक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, हमारी क्यादत पे काम करना पड़ेगा, अपनी मजबूती लानी पड़ेगी हमारी कौम को। और सर मुमरा कलवा विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो हमने देखा है कि उलमा इकराम जो है बटे हुए थे, आधे इधर थे आधे उधर थे। कुछ लोग अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए थे, तो कुछ लोग अपने आप को सही साबित करने में। तो ऐसे में कई उलमा इकराम जो एक तरफ थे एक तरफ जो, लेकिन आपकी तरफ जो है बहुत कम देखने को मिला, क्या ऐसी वजह रही होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप मुझे बताओ उनमें से उलमा कितने थे? सब तो बिजनेसमैन थे, कहीं ना कहीं कारोबार में थे। जितने भी आप देख रहे होंगे, चाहे इस तरफ स्टेटमेंट दे रहे हो चाहे उस तरफ स्टेटमेंट दे रहे हो, सब कारोबार से जुड़े हुए थे। और बाकायदा उनका तो यानी क्या नाम है, जमीयत के सदर मौलाना वहाब कासमी, वो तो एनसीपी पार्टी वर्कर है, उनको तो फेसबुक पे उन्होंने बहुत पहले से डाल के रखा था। तो ओलमा आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो लिबास हमारा ले लेना और अपने आप को ओलमा बोलना, ऐसा सही नहीं। जो एक्चुअल ओलमा थे वो तो मस्जिदों से बाहर आए नहीं, उन्होंने तो यानी इस तरीके की पॉलिटिक्स में थी नहीं। आपने देखा होगा क्या है, कोई भी हमारा गरीब नवाज मस्जिद का हो या कोई भी सुन्नी तबके का कोई बाहर ही नहीं आया। बहुत से ऐसे हमारे देवबंदी यानी ओलमा थे जो बाहर नहीं आए। ये चंद लोग जिनको पॉलिटिकली यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अपना नाम बनाने का, फेम बनाने का, जिनके कारोबार इनसे जुड़े हुए, वो लोग बाहर आकर के ओलमा करके लोगों को गुमराह कर रहे थे। आप ऐसा मत कहिए, पूरे ओलमा को हम नहीं बोल सकते। ओलमा जो अच्छे एक्चुअल ओलमा थे वो मस्जिदों से बाहर आए नहीं, और उन्होंने किस तरीके से भी यानी पॉलिटिकली वो नहीं करी, और हम लोगों को जो था ऐसे ओलमा का साथ भरपूर था। और सर थाना महानगर पालिका का चुनाव जो है नजदीक है, ये कहा जा रहा है कि आने वाले 6 महीने के अंदर जो है थाना महानगर पालिका का चुनाव जो है हो सकता है। लोगों की निगाहें जो आपके ऊपर टिकी हुई कि आप चुनाव कहाँ से लड़ोगे, और मुमरा कलवा विधानसभा से कितने सीटों पे आप यहाँ से चुनाव लड़ेगी पार्टी? देखिए, अभी तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह पाऊंगा कि कहां से कौन लड़ेगा क्या लड़ेगा, लेकिन ये इतना मैं कहता हूं कि हम इंशाल्लाह ताला पूरी ताकत से मुमरा कलवा के अंदर लड़ेंगे। हम यहाँ पर हर एक सीट पे कंटेस्ट करेंगे एमआईएम इंशाल्लाह ताला। और अब जैसे मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं आसपास के इलाकों की भी बात कर रहा हूँ कि जहां जहां से हम सीटें निकाल सकते हैं, भिवंडी, कल्याण, उल्लासनगर, अंबरनाथ, नवी मुंबई, जहां जहां भी यानी नजदीक मुंबई के अंदर जहां जहां भी, हम सब तरफ से इंशाल्लाह ताला मजबूती से लड़ेंगे। और वो अभी पार्टी फैसला करेगी कि मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, मुझे लड़ना चाहिए, मेरे लोग फैसला करेंगे। अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है हमारा। महाराष्ट्र का आपको जो है जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी आपको बनाया गया है। किस तरह से पूरे महाराष्ट्र लेवल पे आप देखोगे, लोगों से मिलोगे, लोगों को ज्वाइन करवाओगे, क्या पूरी रणनीति रहेगी, कैसे आप मैप डिसाइड किया? देखिए, जैसा आपको पता चला वैसे मुझे भी अभी पता चला गया, मुझे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया। हाँ, मेरी बात हो रही थी कुछ, लेकिन ठीक है, अभी वो रोड मैप तो उन लोग बना के देंगे मुझे कि कहाँ का मुझे काम करना है, किस तरीके से करना। पार्टी ने कुछ सोच के फैसला किया है, तो रोड मैप भी हो देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि अगर मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो आपने देखा कि अगर मुझे मुमरा के लिए जिम्मेदारी दी गई तो मैंने काफी ईमानदारी से किया है काम मेरी पार्टी के लिए। मेरा हमेशा मानना रहा है कि ये जमात मेरी जमात है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इंतजिल साहब हमारी कौम के लिए, हमारे लिए लड़ते, हमारे मजलूमों के लिए लड़ते, तो मैं उनके साथ मिल करके यानी कुछ वैसा काम कर सकूं। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी इंशाल्लाह ताला मैं इसे अपना ही काम समझ करके इंशाल्लाह ताला पूरी तरीके से काम। आखिरी सवाल रहेगा, मुमरा कलवा विधानसभा में लोगों की उम्मीद थी क्या सैफ पठान जो है अगर हारेगी भी तो सेकंड पोजीशन पे आएंगे, लेकिन इस बार के चुनाव में जो है आपकी पोजीशन चौथी रही। क्या ऐसी वजह रही हो कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन जो है पूरी मैच नहीं हुई? देखिए कि जैसे यहाँ के जो एमएलए है, आपने देखा होगा कि जिस दिन से इलेक्शन हुआ उस दिन से वो चिल्ला रहे थे ईवीएम साइड हो गई महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम साइड हो गई, ईवीएम साइड हो गई। तो क्या ऐसी कौन सी जगह की ईवीएम थी जो वो छुपा रहे थे बताने से साइड होने से? आपको नहीं लगता? अब मोटा मोटी आपने सवाल पूछा, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेना चाहता हूँ, आपका जवाब उसी में होगा। आपको लगता है कि 1,42,000 वोट गिरे मुमरा के अंदर, 1,42,000, उसमें एमआईएम के कितने वोट होंगे? सिर्फ एमआईएम के, सैफ पठान के छोड़ दीजिए कि एमआईएम का एक पार्टी का एक वोट बैंक होता है हर एरिया में। आपको क्या लगता है कि 1,42,000 में से एमआईएम के कितने वोट बैंक? 2019 में आपने समर्थन दिया था डॉक्टर फैजी साहब को, तकरीबन कुछ 32,000 वोट गिरे थे, और ये कहा जा रहा था कि वो पूरे वोट जो है एमआईएम के समर्थन में थे। 32,000 वोट गिरेंगे। 2016 में जो हमारा पहला कैंडिडेट लड़े थे यहाँ पर 14 में, तब उनको यानी कुछ 16,000 वोट मिले थे। 17 में कॉर्पोरेशन हुए तो उसमें यानी हम लोगों को कुछ 23,000 वोट मिले थे। 19 में वापस एमएलए हुआ हमारा कैंडिडेट ने, हमने किसी को समर्थन दिया, 32,000 वोट मिले। तो वो हिसाब से आपको कितना लगता है कि कम भी पकड़ेंगे तो कितना वोट बैंक होगा मुमरा के अंदर? अब ये कहना चाहता है कि मुमरा कलवा विधानसभा में ईवीएम सेट हुई है, कितना वोट बैंक होगा आपके हिसाब से? मैं पूछ रहा हूँ, आप जर्नलिस्ट हो, आप, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी यहाँ पर जर्नलिस्ट है उसमें हमने जर्नलिज्म किया हुआ है, तो आपको एक डाटा होगा, आपके पास एक आइडिया होगा कि भाई
1,40,000 में से 50,000 वोट होंगे, 30,000 होंगे, 20,000 होंगे, कितने वोट होंगे? आपको क्या लगता है? ये कहा जा रहा है कि वोट आपको इसलिए नहीं गिरे क्योंकि आपको जो है लोग पसंद नहीं कर रहे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरी पसंद और वो छोड़ दीजिए, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ कि एमआईएम का कितना वोट बैंक होगा? सैफ को हटा, मैंने आपको बताया कि 2019 में सैफ को हटा दीजिए, मैं 2019 में एक 32,000 का वोट, वो हिसाब से कितना होगा? 20,000 होगा, 25,000 होगा, 10,000 होगा, 20,000 होगा। तो जब एमआईएम के जो कट्टर वोट है वो ही नहीं बता रहे यहाँ पर, तो ईवीएम का आपको झोलने लगता है। क्योंकि उसके बाद सैफ पठान को छोड़िए, सैफ पठान की मेहनत छोड़िए, उसकी कुर्बानियां छोड़िए, सैफ पठान के पर्सनल वोट बैंक को छोड़िए, सब छोड़ दीजिए, तो आपको नहीं लगता कि वो 20,000 को परफेक्टली गिर जाना चाहिए था? अगर लोग कोई भी फैक्टर चलाए होते तो भी 1,40,000 में से कम 20,000 वोट जो था वो एमआईएम का तो था ना यहाँ पर, तो वो क्यों नहीं गिरा? अगर मशीन साइड नहीं थी तो वो एमआईएम का वोट तो दिखना चाहिए था कम से कम। वो 20,000 वोट भी नहीं दिख रहे। अब इससे आप अंदाजा लगाए। अच्छा, इसके अलावा काफी ऐसे एरियाज है जहां मैं घूम रहा हूँ, जहां मैं बात कर रहा हूँ, लोग मुझसे कह रहे, कसमें खा रहे, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कसमें खा रहे कि सर हमने आपको वोट दिया, हमारी पूरी सोसाइटी में दिया, लेकिन जब हम उनका डाटा चेक करते हैं, हम जो लिस्ट आई है उसमें, तो उनके वोट्स नहीं बताते, उसके वोट्स एक तरफा। और उसके बाद कैसे पॉसिबल है कि 70% 80% लोग जो नाराज थे टोरेंट से, जो नाराज थे उनके रिजर्वेशन की जमीनों की चोरी से, जो नाराज थे हॉस्पिटल के प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से, कब्रिस्तान की मिट्टी घोटाले की वजह से, कब्रों में गंदे पानी आने की वजह से जो नाराज थे, वो कैसे कन्वर्ट हो गए? तो कन्वर्ट कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि राजू हार गया, हरिया हार गया, पठान हार गया, ईवीएम जीत गई, बस ईवीएम जीत गई। अब ये समझिए आप। सैफ भाई, आपका कहना है कि ईवीएम सेट हुई, लेकिन ईवीएम मशीन में अगर देखा जाए तो नजीब मुल्ला को भी अच्छा वोट मिला, मनसे को भी अच्छा वोट मिला, तो सिर्फ आपको ही क्यों लग रहा है कि आपके टाइम पे मशीन जो है सेट की गई? देखिए, अगर आपने इलेक्शन पीरियड में मेरा इंटरव्यू किया है या आपने मेरी स्पीचेस सुनी है जो हम स्टेजों पे से कह रहे थे, तो मैं कंटिन्यूसली उसमें मुसलसल कह रहा था कि इस बार जो वोट होने के है वो कलवा में होने के 1,10,000 और मुमरा में होने के 1,40,000 बराबर वो आंकड़े में बता रहा था। मैं उसमें से हमेशा बोल रहा था कि कोई भी यानी 70,000 वोट लेगा वो जीत जाएगा। आप मुझे सिर्फ 70,000 वोट दीजिए, आप मुझे सिर्फ 70,000 वोट दीजिए। मेरा जो कैलकुलेशन चल रहा था हमारी टीम का, हमारा परफेक्ट चल रहा था, और कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन सबके पास चल रहा था। तो आप सोचिए, जब ये ईवीएम सेट किया गया तो नजीब मुल्ला थे, वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी से थे, यानी खुद बीजेपी के थे, और जो सेट करने वाले लोग हैं वो बीजेपी के लोग थे, जिन्होंने अभी उसमें काफी फैक्टर है कि टोरेंट का उसमें काफी बड़ा रोल रहा है कि ये विधायक ना हार जाए करके। तो टोरेंट का बहुत बड़ा रोल है। जब सबने मिलकर के सेटिंग करने की कोशिश की ना, तो ये हुआ कि कहीं भी बीजेपी अपना वोट बैंक नहीं गिराना चाहती थी, और कोई 2 जन का अगर वोट बैंक 1 जन को दिखाया जाए तो वो वैसे भी जीत कर आ रहा है। तो उसमें सेकंड जो वोट लेने वाला बंदा था, जैसे आप सोच रहे थे कि सेकंड उम्मीद थी आवाम को कि सैफ भाई सेकंड आएगा, जैसे, तो वैसा सबको पता था कि कहीं ना कहीं एमआईएम का वोट बैंक बहुत मजबूत है यहाँ पर, और ये सेकंड आ रहे या फर्स्ट आ रहे, तो इनके अगर वोट बैंक को सेट कर दिया जाता है, एक तरफा कर दिया जाता है, तो वैसे भी एक तरफा विनर हो जाएगा। और आंकड़े वही बता रहे 70-70 140 जो कहा जा रहा था इलेक्शन में 10-5 हजार की वोट मार्जिन से जीत होगी, वही सब कैलकुलेशन। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वालों ने अपना वोट बैंक को भी नहीं खराब किया, ईवीएम भी सेट हो गई, हमारे बटन को भी सेट कर दिया गया, और कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई मौजूदा विधायक के दौर है कि इनके नंबर्स को इतना गिरा दो, सैफ पठान के हौसलों को इतना खत्म कर दो कि वो हिम्मत ही ना करे। लेकिन वो मैंने जैसे आप पहले इंटरव्यू में कहा, हो तो इज्जत मंतशा तो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में। हमारे वरिष्ठों को पता है कि हम कितनी ईमानदारी से लड़े। बाकी ईवीएम का क्या खेल हुआ, यहाँ आवाम से छुपा होगा, उनसे थोड़ी छुपा होगा, उनको सबसे भी बोलेगी। तो आज उन्होंने मुझे और बड़ी जिम्मेदारी दी और मेरा कद उन्होंने बढ़ाया है, इसीलिए कि उनको पता है कि सैफ हक पे था, हक पे लड़ रहा था, और आगे भी इंशाल्लाह ताला अपने आवाम के लिए लड़ेगा। और सिर्फ अब इस बार वो चाहते कि सिर्फ सैफ हलवा मुमरा की आवाम के लिए नहीं, सैफ महाराष्ट्र के आवाम के लिए काम करे। जैसे कि आप यहाँ पर सुन रहे थे, सैफ पठान का साफ तौर पे जो है कहना है कि किस तरह से जो है रणनीति के तहत जो है उनको जो है यहाँ से मुमरा कलवा विधानसभा सीट से जो है उनको हराया गया। अब मुमरा कलवा विधानसभा छोड़ के जो है सैफ पठान जो है आगे निकल चुके। अब उनको पोजीशन जो मिली है, जो पद मिली जो है महाराष्ट्र लेवल पे मिल रही है। यानी जो कह रहे थे सैफ पठान अब गायब हो जाएगा, अब सैफ पठान सिर्फ मुमरा कलवा विधानसभा नहीं, पूरे महाराष्ट्र लेवल पे अपनी जो है छवि जो है दिखाएगी। कैमरामैन रेहान के साथ मैं नफीस पठान, बुलंद आवाज, मुमरा।